सीएम धामी का दिल्ली दौरा, दिल्ली में पार्टी के कई नेताओं से करेंगे मुलाकात, उत्तराखंड सदन में करेंगे रत्न मिश्रा। सीएम धामी की सुरक्षा में चूक, बिना मंजूरी किए गए मंच पर फेरबदल, मंत्री ने दिए जांच के आदेश। सीएम धामी कल नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात, कई अहम मुद्दों को लेकर हो सकती है चर्चा। मसूरी में दर्दनाक सड़क हादसा, खाई में गिरी सवारियों से भरी बस, 2 की मौत, कई घायल। उत्तराखंड में 24 घंटे में आ सकता है एवलांच, सतर्क रहने की सलाह, चेतावनी जारी। फसलों को हुआ भारी नुकसान, बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की बढ़ाई परेशानी, सीएम धामी ने नुकसान का आकलन करने के दिए निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला और खबर हरिद्वार से आपको बता रहे हैं, जहां पर देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने से कुछ ही दिनों का समय रह गया। चारधाम यात्रा में देश विदेश से श्रद्धालु देवभूमि पहुंचते हैं। सड़कों पर किनारे बड़े बड़े यूनिपोल होर्डिंग से आने वाले श्रद्धालु भ्रमित हो जाते हैं, जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। जिसको देखते हुए हरिद्वार पुलिस प्रशासन द्वारा हरिद्वार के ज्वालापुर, रानीपुर, झाल से लेकर रुड़की कोर कॉलेज तक लगे सभी यूनिपोल और होर्डिंग्स अवैध तरीके से लगाए गए हैं। अब पुलिस प्रशासन अवैध होर्डिंग्स और यूनिपोल को हटाने के लिए कार्रवाई करेगा। चारधाम यात्रा को लेकर जो है पुलिस और प्रशासन मुस्तैद है। इसको देखते हुए NHAI से संपर्क किया गया था कि इसमें बहुत सारे ऐसे होर्डिंग्स और फ्लैक्स लगे हुए हैं जो अवैध प्रतीत होते हैं, जिस पर NHAI ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हाईवे 334 पर जो है सभी समस्त जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं वो अवैध रूप से लगे हैं। इसको देखते हुए पुलिस ने और मिलकर NHAI के साथ सभी अवैध होर्डिंग्स को हटाया जा रहा है। साथ ही साथ NHAI की जो 334 है उस पर एक रिपोर्ट भी मिली है, जिसमें ऐसे अवैध होर्डिंग्स को के पीछे कहीं ना कहीं ऐसे माफिया पाए जा रहे हैं जो प्राथमिक जांच में लग रहा है, जिनके द्वारा अवैध होर्डिंग्स लगाई गई है, जो और बिना अनधिकृत रूप से सरकार को भी कहीं इसमें कोई टैक्स नहीं दिया जा रहा है NHAI को। इसको देखते हुए NHAI के अथॉरिटी से भी कहा गया है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध वो तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराएं, जिससे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। खबर मसूरी से है, जहां पर मार्ग पर उत्तराखंड परिवहन निगम की बस ITBP के निकट शेरगढ़ी से 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। 19 लोग घायल हो गए हैं, 2 लोगों की मौत हो गई है। बस गहरी खाई में जा गिरी है। SDRF, ITBP, उत्तराखंड पुलिस के साथ स्थानीय लोग राहत और बचाव कार्य में जुट गए हैं। घायलों को खाई से बाहर निकालकर दून अस्पताल और जिला चिकित्सालय मसूरी भेजा गया है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका उपचार किया जा रहा है। उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि बस में 40 से अधिक लोग सवार थे। खबर नैनीताल से, जहां सरोवर नगरी के मल्लीताल क्षेत्र जूमलैंड बोट स्टैंड के समीप नैनी झील में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची मल्लीताल पुलिस ने शव को झील से बाहर निकालने के लिए कड़ी मशक्कत की। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। आपको बता दें, नगर कोतवाली धर्मवीर सोलंकी ने स्थानीय लोगों की सूचना पर SDRF की टीम से जूमलैंड बोट स्टैंड से शव झील से बाहर निकाला है। शव की शिनाख्त करने का प्रयास किया गया है। फिलहाल खबर लिखे जाने तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। देखिए, हमें सूचना मिली थी कि एक जूमलैंड के पास एक झील में एक डेड बॉडी है। इस सूचना पर हमारी पुलिस की टीम, हमने फायर सर्विस और SDRF की टीमों को बुलाया गया और झील से एक डेड बॉडी को निकाली गई है। अभी तक वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाई है। आइडेंटिफाई करने के प्रयास किए जा रहे हैं और उसको हॉस्पिटल भेज दिया गया है।
खबर देहरादून से, जहां पर चोरों के हौसले बुलंद हैं, वहीं दिन दहाड़े कानून को ताक पर रखकर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं चोर। देहरादून के परेड ग्राउंड में कुछ चोर नशे की हालत में राहगीरों से पैसे छीनकर भाग रहे थे। इतने में स्थानीय लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। उनकी धुलाई की। चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि उन्होंने एक व्यक्ति को चाकू मारने का भी प्रयास किया। गनीमत यह रही कि व्यक्ति चाकू के वार से बच गया। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर चोरों को पकड़कर थाने ले गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि आए दिन इसी प्रकार की घटनाओं को अंजाम देकर भाग जाते हैं, लेकिन पकड़ में आने पर लोगों ने उनकी जमकर धुनाई की है। हम लोग कपड़ा खरीद के आ रहे थे तो और बोल रहा चोर खुले हम चक्कू मार रहे थे वो। लक्सर के भोगपुर के अवैध खनन की शिकायत पर जिलाधिकारी ने खनन अधिकारी व उप जिलाधिकारी की संयुक्त टीम बनाकर जांच कराई है। जांच में 5 स्टोन क्रशर अवैध भंडारण पाया गया है। जिले में अवैध खनन पर रोक है, बावजूद इसके खनन माफिया अवैध खनन को लगातार अंजाम दे रहे। लक्सर के भोगपुर, बतौली, प्रतापपुर, बीकमपुर आदि क्षेत्र में खनन का काला कारोबार अपने चरम पर है। स्टोन कैसर की शिकायत मिली थी कि स्टोन कैसर के अंदर गड्ढा करके अवैध खनन किया जा रहा है। उसके चक्कर में पैमाइश कर दी है और स्टोन कैसर को सीज कर दिया गया। आगे क्षेत्र में हम देख रहे हैं कहाँ पर अवैध खनन किया गया, उसकी जांच करके तहसील की टीम के साथ जहाँ भी इलीगल होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। हम तो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, बट हमसे पहले कोई खबरें फैल जाती है, उसके चक्कर में हमको ये मौके पे पकड़ नहीं पा रहे इन लोगों को। पर हमारी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। रात भी जारी, हम फील्ड में ही थे, ये देखने के लिए फील्ड में थे कि कौन कौन सा स्टोन कैसर इलीगल कर रहा है, तो ताकि सुबह उसको सीज कर रहे क्षेत्र में। अगर ऐसा है तो हम इनकी भी जांच करेंगे और जांच करके कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा कराई गई पटवारी और एजेई परीक्षा प्रकरण में एसआईटी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसआईटी ने पेपर लीक कांड में मुख्य आरोपी 50,000 के नामी संजय धारीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। नारसन बोर्ड से आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। आरोपी के कब्जे से एसआईटी ने 4.25 लाख की नकदी, ब्लैंक चेक और एक गाड़ी बरामद की है। एसपी अजय सिंह ने बताया कि आरोपी संजय धारीवाल ने अपने भाई सुधीर धारीवाल के हरियाणा के करनाल स्थित घर पर कई युवकों को परीक्षा पेपर सॉल्व कराया था। सुधीर धारीवाल को एसआईटी पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। मुझे पता है एसआईटी द्वारा एजेई परीक्षा प्रकरण और पटवारी परीक्षा लीक में विवेचना की जा रही थी, जिसमें पूर्व में 37 अभियुक्त दोनों मामलों में गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें एक मेन षड्यंत्रकारी जो अभी तक वांटेड चला से 50,000 का इनाम आईजी गढ़वाल महोदय द्वारा संजय धारीवाल पर घोषित किया गया था, इसकी गिरफ्तारी नारसन क्षेत्र से की गई है। साथ ही साथ यह एजेई परीक्षा में करनाल स्थित कुछ छात्रों को ले जाकर वहां पर अपने भाई के फ्लैट पर जो है वहां पर नकल कराने की बात भी साक्ष्यों में आई है, जिसके आधार पर वहां टीम ने जाकर पूरी जांच करी है। इसमें 4,25,000 रुपये कैश भी बरामद हुआ है, जो उसी परीक्षाओं में परीक्षार्थियों द्वारा लिया गया था। कुछ दस्तावेजी साक्ष्य मिले हैं और ब्लैंक चेक भी मिले हैं, जो परीक्षार्थियों द्वारा गारंटी के तौर पर दिए गए थे। अभियुक्त को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। रामनगर विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बाघों के संरक्षण के लिए देश विदेश में जाना जाता है। 1 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर को 50 वर्ष पूरे हुए। प्रोजेक्ट टाइगर की ही देन है कि कॉर्बेट पार्क में लगातार बाघों का कुनबा बढ़ रहा है। वही आपको बता दें कि विश्व विख्यात जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के मिशन को सार्थक साबित कर रहा है। 2006 के बाद लगातार बाघों का कुनबा बढ़ा है, यह कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट टाइगर की ही देन है। 2006 के बाद लगातार बाघ के कुनबे में वृद्धि हुई। प्रोजेक्ट टाइगर को आज 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं और कॉर्बेट प्रशासन 50 वर्ष पूरे करने की खुशी में 50 वर्ष की खुशी मना रहा है। मैं मंचासीन अतिथियों से निवेदन करूंगी कि वे थोड़ा इसके उपरांत मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री अमित वासीकोटी जी को पार्क वार्डन एवं उप प्रभारी जो है 1 अप्रैल का दिन है और आज डायमंड जुबली है प्रोजेक्ट टाइगर की। आज ही के दिन, आज से 50 वर्ष पूर्व 1973 में जो है बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी भारत में, और तब कॉर्बेट से इसको लॉन्च किया गया था 8 और टाइगर रिजर्व के साथ।
आज जो टाइगर रिजर्व की संख्या है वो 50 से अधिक हो चुकी है पूरे भारत में, और बाघ बचाने के लिए जो बाघ परियोजना शुरू की गई थी उसकी वजह से बाघों का जो है अस्तित्व बचा हुआ है, और आज उसकी डायमंड जुबली यहाँ पर कॉर्बेट के जो है तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। देखिए, ये आज जो ये कार्यक्रम है ये प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष आज पूरे हुए हैं। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर यहीं रामनगर से ही लॉन्च हुआ था, डिकाला से, और उसके बाद इन 50 वर्षों में जो टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसमें भी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। ये एक कंजर्वेशन सक्सेस स्टोरी के रूप में सामने आई है। आज हमको जैसा कि आपने पूछा, और आज हमको सबसे ज़्यादा मंथन इस बात पे करना है कि जो चुनौतियाँ आज हमारे सामने आई हैं वो मानव वन्यजीव संघर्ष के रूप में सबसे ज़्यादा हमारे सामने परिलक्षित हो रही हैं, क्योंकि टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ उनका मानव के साथ टकराव भी बढ़ा है। तो इसको किस प्रकार से हम नियंत्रित कर सकते हैं, किस प्रकार से इसका समाधान निकाल सकते हैं, इस बारे में चिंतन करने की आवश्यकता है। भवन में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। पचवा जोन जिलाध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की। पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश है और एक महीने तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर कांग्रेस अपना विरोध दर्ज कराएगी। पत्रकार से बातचीत करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि पोस्ट कार्ड अभियान चलाकर प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा जाएगा। साथ ही प्रत्येक थाने में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा दिए गए बयानबाजी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल तक आंदोलन किया जाएगा और उसके बाद पूरे प्रदेश में विशाल रैली निकालकर भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। तो उनके वक्तव्य के जो मुख्य अंश हैं, मुख्य बिंदु हैं, उनको हटा दिया जाता है। थोड़ा बातें करते रहो, थोड़ा जरा चलो हो गया। हमारे बीच हल्द्वानी कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के जनता दरबार में लगातार फरियादों की भीड़ बढ़ती जा रही। कुमाऊं कमिश्नर के काम करने के तरीके और लोगों की समस्याओं के निस्तारण को देख फरियादियों की भीड़ हर जनता दरबार में पहले से ज्यादा रहती है। इस बार कमिश्नर के जनता के दरबार में ब्याज पर पैसा देने वालों की शिकायत भी पहुंची, जिसके बाद कमिश्नर ने सख्त एक्शन में लिया है। हल्द्वानी शहर के साथ ही आसपास लोगों द्वारा अपनी जमा पूंजी की धनराशि को ब्याज पर लगाया जा रहा है, जो गंभीर समस्या है। उन्होंने कहा धनराशि ब्याज पर लेना व देना कानूनी अपराध है। उन्होंने कहा जो लोग इसके पहले पाए जाते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या इनको सुना गया? क्या इनको सुना गया? मैं शिकायतकर्ताओं से मिला हूँ। कुछ मामले तो तहसील के थे। एक गहना का मामला था जहाँ पे कोई ज़मीन थी जो किसी एक व्यक्ति की थी, उस पर आज कोई और बैठा हुआ है। पूर्व में जो दाखा हुआ था वो बदल दिया गया है सितम्मे के आधार पर, जिसमें मुझे लगता है कि जो होमवर्क होना था वो तहसील की ओर से नहीं हुआ। का स्पष्टीकरण भी मांगा गया, उनसे अपील करने के लिए भी उनसे कहा गया है। इसी तरह रानीखेत से भी इस तरह से एक म्यूटेशन का मामला था। कुछ एक लैंड फ्रॉड के मामले आए हैं। कुछ एक हल्द्वानी में जो अक्सर मामले रहते हैं, जो हम गलत तरीके से कहीं से पैसा उधार ले लेते हैं, जो इलीगल है उसको देना भी इलीगल है, लेना भी इलीगल है, उसके भी कुछ मामले मेरे पास आए हैं। तो इसमें जो लैंड वाले हैं तो हम लैंड फ्रॉड कमेटी में रखते हैं जहाँ पे लैंड फ्रॉड का मामला बनता है। कुछ एक मामले ऐसे हैं जिसमें हम कोशिश करते हैं कि पार्टीज को बुला के इसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए या फिर सोल्यूशन निकल जाए, इससे दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाएं और बिना बात में बात को आगे ना बढ़ाया जाए। खबर हल्द्वानी से, जहाँ पर आईपीएल का 16 सीजन शुरू हो चुका है। आईपीएल सीजन के शुरू होते ही सट्टे बाजार गर्म होने लगे हैं, जिसको लेकर ऑफलाइन ऑनलाइन सट्टा खेला जाता है और खिलाया जाता है। सट्टा खेलने में कई लोग अपना सब कुछ गवा बैठते हैं और कुछ सट्टा खिलाने वाले लोग अपनी जेब पे भरकर मौज उड़ाते हैं। ऐसे ही सट्टेबाजों को रोकने के लिए पुलिस के द्वारा अपने स्तर से तैयारी की गई है। इसी संबंध में हल्द्वानी पुलिस क्षेत्र अधिकारी भूपेन्द्र सिंह धोनी के द्वारा बताया गया कि आईपीएल शुरू होने पर क्षेत्र में सट्टे लगाए जाने की सूचना मिलती रहती है, परंतु स्पष्ट न होने पर कार्रवाई होने में देर लगती है। लेकिन उसके बाद भी नैनीताल पुलिस अपने तरीके से आईपीएल शुरू होते हैं एक्टिव मोड में तथा ऑफलाइन व ऑनलाइन आईपीएल सट्टा लगाने वालों की जानकारी जुटाई जा रही है। मैं हल्द्वानी हाँ, ये प्राय देखा जाता है कि जब आईपीएल चलता है तो इसमें ऑनलाइन कुछ लोग सट्टा लगाते हैं और कुछ इस तरह के अराजक तत्व सक्रिय हो जाते हैं जो सट्टा लगवा करके जो सीधे साधे लोग हैं उन लोगों का पैसा खर्च करवा देते हैं, ख़त्म करवा देते हैं। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए हमारी एसओजी टीम और जो हमारी साइबर टीम है ये अपना ऑनलाइन और जो भी हमारा सर्विलांस का तरीका है उस तरीके से इसको देख रही है। और जनता से भी कभी कोई ऐसी इस तरह की हमें शिकायत मिलेगी तो उसको भी हम लोग संज्ञान में लेंगे और इस पे जो कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से हम लोग लगाम लगा सकें। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं।
आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चंदपुर पौड़ी जिले में शराब की दुकानों के नवीनीकरण की प्रक्रिया के बाद अब आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला आबकारी अधिकारी के पी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में कुल 42 शराब की दुकानों का आवंटन हो रहा है, जिसमें से 20 दुकानों का बीते 31 मार्च को नवीनीकरण हो चुका है। पता चला है कि बाकी 22 शराब की दुकानों के लिए लॉटरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसको लेकर 5 अप्रैल 3 बजे तक आवेदन किए जाएंगे तथा लॉटरी के माध्यम से बाकी बची 22 शराब दुकानों का आवंटन किया जाएगा। बताया गया है कि वित्तीय वर्ष के लिए शासन की ओर से 159 करोड़ 50 लाख रुपए का लक्ष्य रखा गया है। लॉटरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण से संपन्न हो सके, इसका भी खास ख्याल रखा जाएगा। अभी जनपद पौड़ी के अंदर कुल 42 दुकानें सर्जित हैं। 42 दुकानों में से अभी जो पहला हमारा कार्यक्रम जारी किया गया था 29 मार्च तक उसका नवीनीकरण था और 31 मार्च को लॉटरी थी, लेकिन वो माननीय न्यायालय में जो रिट याचिकाएं लगी थी उनके क्रम में माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में जो नवीनीकरण का टाइम था वो 31 मार्च तक बढ़ाया गया था। और जो लॉटरी थी, लॉटरी का कार्यक्रम हमारा 5 अप्रैल को 3 बजे तक, आज से लेके 5 अप्रैल 3 बजे तक लोग उसमें आवेदन करेंगे और 5 बजे से लॉटरी प्रक्रिया समाप्त होने तक ये कार्यक्रम जारी रहेगा। जनपद के अंदर 42 दुकानों में से जो मेरी 20 दुकानें हैं वो नवीनीकरण के माध्यम से व्यवस्थापित हो चुकी हैं। शेष 22 दुकानें जो है वो लॉटरी के माध्यम से व्यवस्थापन के लिए प्रेषित कर दी गई है। नया वित्तीय वर्ष कल से शुरू हो चुका है। नया वित्तीय वर्ष आम जन के लिए महंगाई के बोझ बढ़ाकर आया है। उत्तराखंड में एक तरफ जहां बिजली, पानी, टोल टैक्स, कूड़ा उठाने के लिए यूजर चार्ज महंगा हुआ तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में शराब सस्ती हो गई है। सरकार का तर्क है कि तस्करी को रोकने के लिए सरकार ने शराब के दामों को कम किया है। एक तरफ जहां सरकार शराब सस्ती करने के पीछे तस्करी को रोकने की वजह बता रही है तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में शराब तस्करी रुक नहीं रही है। साल शुरू हो चुका है, अच्छे दिन आ चुके हैं। पहले से महंगाई की मार झेल रही जनता को नए वित्तीय वर्ष ने महंगाई का तगड़ा झटका दिया है। उत्तराखंड में एक तरफ जहां आज से बिजली, पानी, टोल टैक्स, कूड़ा उठान के लिए यूजर चार्ज तक महंगा हो गया है तो दूसरी तरफ आज से उत्तराखंड में शराब सस्ती हो गई है। सरकार का तर्क है कि तस्करी को रोकने के लिए सरकार ने शराब के दामों को कम किया है। एक तरफ जहां सरकार शराब सस्ती करने के पीछे तस्करी को रोकने की वजह बता रही है तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में शराब तस्करी रुक नहीं रही। बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी पहाड़ से लेकर मैदान तक जारी है। देहरादून के रानी पोखरी में थाना अध्यक्ष शिशुपाल सिंह राणा के नेतृत्व में देर रात चेकिंग अभियान चल रहा था। इसी दौरान सायरन बजाती हुई तेज रफ्तार एम्बुलेंस आई जिसकी तलाशी ली गई तो पता चला कि एम्बुलेंस की आड़ में शराब की तस्करी की जा रही थी। महिला को मरीज बनाकर 20 शराब की पेटियों की तस्करी की जानी थी, लेकिन पुलिस ने इससे पहले ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इससे पहले पुलिस ने कभी डिलीवरी बॉय तो कभी कोई महिलाओं को शराब की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया है। वहीं शराब सस्ती करने को लेकर राज्य में सियासत भी तेज हो गई है। इसमें ऐसा है कि कल रात 12:30 बजे के लगभग रानी पोखरी थाने अपने थाना गेट के सामने बैरियर लेवल चेक कर रहे थे वाहनों की जी। उस समय एक एम्बुलेंस जो है, एक ओमनी जो एम्बुलेंस है UK04 के 1463, इसमें ये एम्बुलेंस रानी बजाते हुए आ रही थी। इनको शक हुआ जब रोड खाली है, कोई ट्रैफिक है नहीं, बहुत कम ट्रैफिक है, साइन बजाने का कोई मतलब है नहीं, तो उनको शक के आधार पर उन्होंने एम्बुलेंस को रोका। रोकने पर जो है एक महिला शराब की 20 पेटियों के ऊपर लेटी हुई थी, उसको चादर बिछा करके लेटी हुई थी। और जब चेक किया तो वास्तव में इसमें शराब मिली, देसी शराब है और ये देहरादून से जो है रानी पोखरी क्षेत्र के आगे उस क्षेत्र में जो है बेचने जा रहे थे। इसमें 4 अभियुक्त हैं, बेसिकली सब ये ऋषिकेश के रहने वाले हैं और इसमें एक रवीना भटनागर महिला है। इसके खिलाफ जो है 7 तो आबकारी के मामले हैं और 2 NDPS के मामले हैं। आज 1 अप्रैल है, यानी कि उत्तराखंड वासियों के लिए अमृतकाल शुरू हो चुका है। आज ही के दिन से लागू होंगी बिजली की बढ़ी हुई दरें।
यानी कि 13.25 की जो टैरिफ की नई दरें आई हैं उस हिसाब से जनता की जेब में डाका डाला जाएगा। आज से पानी की नई दरें लागू होंगी, यानी कि पानी महंगा होगा और शराब आज से सस्ती होगी प्रदेश के अंदर। और रोडवेज यानी कि परिवहन का भी किराया महंगा कर दिया गया है, तो वो एक अलग से खर्चा। उसके अलावा खाद्यान्न महंगा, गैस सिलेंडर महंगी, पेट्रोल डीजल महंगा, यानी कि सुनहरा काल शुरू हो चुका है, अच्छे दिन आ चुके हैं। और पंजाब का अनुसरण करते करते अब उत्तराखंड को भी नशे में डुबाने की पूरी इस सरकार की तैयारी है। जारी का एक काला कारनामा आज अध्याय पे लिखा गया है कि जिसमें खाद्य सामग्री और तमाम हमारी टोल टैक्स से लेकर के बसों के किराए से लेकर के और आपका किताबों से लेकर के तमाम चीज़ें हमारी महंगी कर दी गई हैं और शराब सस्ती कर दी गई। तो ये एक बहुत हास्यास्पद लगता है कि सरकार किस ओर इस प्रदेश को ले जाना चाहती है। एक और तो कहते हैं कि प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की बात करते हैं और दूसरी ओर शराब को सस्ता करके घर घर शराब पहुंचाने की बात करते हैं। और हाईकोर्ट की फटकार लगने के बाद भी कितनी बड़ी विडंबना है कि हाईकोर्ट की फटकार लगने के बावजूद भी सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और हाईकोर्ट इसका संज्ञान ले रहा है। और प्रदेश की जनता इस समय टकटकी लगाई इस प्रदेश सरकार को देख रही है कि हमारी खाद्य सामग्री सस्ती कब होंगी, गैस सिलेंडर के दाम कब होंगे, पेट्रोल डीजल के दाम कब होंगे, किताबों के ऊपर जो इन्होंने % लगाया उसके ऊपर बिजली और पानी के जो दाम आज से इन्होंने बढ़ाने शुरू किए हैं उसको देख लीजिए। गूगल के ऊपर भी जो पेटीएम करेगा उसके ऊपर भी 1.1 जो है टैक्स लगेगा। तो इस प्रदेश को इस प्रदेश की जो सरकार है वो कहाँ ले जाना चाहती है? धामी सरकार को इस वक्त इस प्रदेश की जनता की कोई चिंता नहीं है। हमारी सरकार ने अगर आप देखें तो उज्ज्वला गैस के कनेक्शन के तहत बिल्कुल फ्री जो है गैस कनेक्शन भी दिए हैं, साथ में मुफ्त राशन हम पूरे जो है वो दी जा रही है। पीएम जो आवास योजना है वो आवास योजना के तहत बेघरों को घर दिए जा रहे हैं। तो ये योजनाएं जो है हमारे धरातल पर काम कर रही है और पूरी गरीबी से उबारने के लिए हमने पूरे आर्थिक जो है हमारी जो सहायता जो गरीबों के लिए कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो योजनाएं चल रही हैं। साथ में रही इसकी बात, ये जो आबकारी नीति के तहत जो है ये योजना जो है वो चलती है और साथ में जो आबकारी जो विभाग है वो तय करता है। अपने हर विभाग चाहता है कि हमारी जो विभाग की जो योजना है वो जो है उसको लाभ मिले। वहीं आबकारी नीति को लेकर राज्य सरकार को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल हाई कोर्ट ने प्रदेश की आबकारी नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने पूर्व के आदेश को संशोधित करते हुए राज्य सरकार को राहत दी है। कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि जिन दुकानों का आवंटन लॉटरी सिस्टम के तहत होना है उसे 5 अप्रैल को करा लें। साथ ही शराब कारोबारियों से ये भी कहा है कि इस बीच वो अपनी सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर लें। बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने इस पर 13 अप्रैल तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे। एक्साइज के मैटर में आज ये ओपन कर दिया है कि हम जो है जो नई प्रपोज्ड टाइम टेबल के साथ आए थे उस पर ये कह दिया है कि 5 तारीख तक जो भी हमारी ऑक्शन प्रोसीडिंग है उसको हम कंप्लीट कर लें और कल 11 बजे तक हम जो है टेंडर के लिए ऑक्शन के लिए जो निविदा है वो हम उसको विज्ञापित कर लेंगे। चूँकि स्टेटस को होने से हमें थोड़ी तकलीफ तो हो गई थी कि हमें एक रेवेन्यू का बहुत 11 करोड़ रुपए पर डे का लगभग नुकसान होने की संभावनाएं थी और आज माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार की बात को सुना और सरकार को राहत दी है और ये कहा है कि जो भी डेफिशिएंसीज जो पिटिशनर है उसने अपनी रेट पिटिशन में कहा था उसको हमने ऑटोमेटिकली उसको रिजॉल्व कर दिया है और रेट पिटिशन को भी आज डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में पहले से महंगाई की मार झेल रही जनता को नए वित्तीय वर्ष से महंगाई के और तगड़े झटके लग रहे हैं। बिजली, पानी, कूड़ा उठान, टोल टैक्स सब महंगा हो गया है, जबकि राज्य में शराब सस्ती हो गई है, जिससे कहीं न कहीं शराबियों को तो राहत मिली है, लेकिन आम जनता को तो हर चीज महंगी खरीदनी पड़ रही है। सवाल ये है कि क्या जनता इसी तरह से साल दर साल महंगाई के बोझ के नीचे दबती जाएगी? क्या बीजेपी के राज में जनता को महंगाई से निजात मिलेगी या नहीं? देहरादून से के न्यूज़ इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।